वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी इस क्लास में, इस वीडियो में पूरे प्रेजेंट टेंस का एक ही वीडियो में पूरे प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूं। तो अपनी कॉपी कलम निकाल लें और समय का ख्याल रखते हुए डायरेक्ट हम टू द पॉइंट बात करते हैं। अपनी कॉपी कलम निकाल लें, वीडियो को पॉज करें, पहले कॉपी कलम निकाल लें, उसके बाद देखना स्टार्ट करें। ठीक है। दूसरी बात, मैंने इस चीज को देखा है अपने चैनल पे, जो मैंने मुआयना किया है, 50% के करीब स्टूडेंट्स जो ठाकुर इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, व्यूअर्स हैं, वो हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, वीडियो देखते हैं, जो कुछ भी मैं लाइव स्ट्रीम जो प्रोवाइड करता हूँ या वीडियो अपलोड करता हूँ उसे सीरियसली देखते हैं, बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जिस समय जो भी एक्टिविटीज होगी आपको एट ए टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा, आपके लिए वो फायदेमंद है। अगर आपकी इच्छा हो, यह चैनल आपके लिए अगर फायदेमंद है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेटर होगा आपके लिए, ऐसे आपकी जो इच्छा। दूसरी बात, जो भी क्लासेज मैं प्रोवाइड करता हूं, पहले आप उस क्लास को शुरू से अंत तक, सीरियसली शुरू से अंत तक उस क्लास को करें, वीडियो को देखें। जब आपको लग जाए कि आपने कुछ सीखा, आप में इम्प्रूवमेंट हुआ, एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो का लिंक जितना ज्यादा से ज्यादा संभव हो सके आप अपने मित्रों को भी शेयर करें, और पूरा देखने के बाद आप कमेंट जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें, ताकि मुझे काम करने में और एनर्जी मिलेगा। ठीक है। तो आइए समय का ख्याल रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को कल ही पता चल गया होगा, ज्वाइन बटन का ऑप्शन ठाकुर इंग्लिश चैनल पे आया है, जिसके तहत आपको अ लिटिल अमाउंट मंथली पे करके आप रेगुलर क्लास का लाभ उठा सकते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल का क्लास मिल जाएगा आपको। सेट प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे। पटना में ऑफलाइन क्लासेस जब चल रही थी तो एक बैच मेरे यहाँ चलता था लाइव टाइम सेट प्रैक्टिस। बच्चे एक बार आकर एडमिशन लेते थे, 3900 रुपए फी पे करके एक बार एडमिशन लेते थे, और जब तक सिलेक्शन नहीं होता था वो प्रैक्टिस करते थे। और प्रैक्टिस तो हर हाल में करना पड़ेगा, चाहे आप अपने घर में करें या किसी टीचर के यहाँ करें। तो प्रैक्टिस के लिए भी एक अलग फीचर मैंने प्रोवाइड किया है, और कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स के लिए भी मैंने किया है। तो आप लोगों को अगर आवश्यकता महसूस होती है, स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक अगर चाहते हैं क्लास को करना, तो ज्वाइन बटन का जो ऑप्शन आता है ठाकुर इंग्लिश चैनल पे, उसको क्लिक करेंगे, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके बारे में मैंने एक इंट्रो वीडियो भी प्रोवाइड किया है, उसे आप देख करके समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में, अभी चूंकि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैंने शुरू में ही बोल दिया कि प्रेजेंट टेंस जो 4 हैं, चारों का कंसेप्ट देने जा रहा हूं। एक चीज जो ठाकुर इंग्लिश के बारे में, मेरे बारे में, ठाकुर सर के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं कि सर किसी भी सेंटेंस को बताते हैं तो काफी टाइम लगता है। स्वाभाविक है, जानकारी जितनी ज्यादा मिलेगी आपको, जितना डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैं प्रोवाइड करूंगा, टाइम उसी रेस्पेक्ट में लगेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है। तो यदि पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो में ही मैं पूरे प्रेजेंट टेंस यानी जो 4 हैं, चारों का कंसेप्ट मैं इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड लर्निंग टेंस? टेंस पढ़ने के पीछे क्या वजह है? टेंस हम क्यों पढ़ते हैं, पहले ये जानना चाहेंगे। चलिए पहले मैं यहाँ टॉपिक का नाम मेंशन करता हूँ। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टेंस। टेंस पढ़ना है हमें, तो पहला क्वेश्चन है टेंस क्यों पढ़ेंगे, इससे क्या लाभ होगा? तो टेंस पढ़ने से हमें लाभ क्या होगा, इस चीज को पहले जानना है। तो मैं यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, टेंस पढ़ने से हमें वर्ब की जानकारी मिलती है। टेंस का जब अध्ययन करते हैं तो हमें वर्ब, यानी वर्ब को हम लोग हिंदी में बोलते हैं क्रिया, वर्ब को हिंदी में हम लोग क्रिया बोलते हैं, यानी वर्ब यानी क्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग टेंस पढ़ते हैं।
ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंस है क्या, व्हाट इज कॉल्ड टेंस, टेंस कहते किसे। तो मैंने अभी अभी बताया कि टेंस पढ़ने से फायदा क्या है, क्रिया की जानकारी मिलती है, वर्ब की जानकारी मिलेगी। तो अगर आपके मन में दूसरा क्वेश्चन आया कि टेंस क्या है, टेंस किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पहले ही क्लियर मैंने कर दिया। किसी भी क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया, किसी भी क्रिया की उत्पत्ति में जो हेल्पफुल होता है, आई मीन सहायक होता है, मददगार होता है, दैट इज कॉल्ड टेंस इन इंग्लिश एंड कॉल इन हिंदी। ओके, क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसी को हम हिंदी में कहते हैं काल और अंग्रेजी में कहते हैं टेंस। आई थिंक इतना समझ में आया होगा। टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काल, और काल का इंग्लिश हुआ टेंस। अब आगे बढ़ते हैं। टेंस जो है इसे कितने भागों में बांटा गया है। टेंस है 3, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस के 3 भाग है और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग है। ओके, अब अभी चूंकि शुरू में ही मैंने मेंशन किया कि मैं पॉसिबल यदि हुआ तो इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस पूरे पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब कि 4 टेंसेज के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में हम समझेंगे। प्रेजेंट टेंस जो है इसे 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहला टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। टेंस को 3 भागों में बांटा गया। 3 में से जो पहला है प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। ओके, तो हम लोग बारी बारी से प्रेजेंट टेंस का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। इस क्लास में प्रेजेंट टेंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और प्रेजेंट टेंस के बारे में जानने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आई थिंक आप लोगों के मन में भी कभी आया होगा, या हो सकता है अभी आपके मन में आ रहा होगा, लेकिन आप इस चीज को नहीं पूछ रहे हैं। हो सकता है आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट जो कभी किसी टीचर से पूछे हो। तो क्या वजह है, प्रश्न ये है, आप में से कोई ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो किसी टीचर से पूछे होंगे कि सर टेंस जो है इसे 3 ही भागों में क्यों बांटा गया। टेंस को ग्रामेरियन ने 3 भागों में बांट दिया, व्हाट्स द रीजन आफ्टर ऑल, क्यों ऐसा हुआ। तो इसके पीछे कंसेप्ट है। अब हो सकता है कोई अगर आपको ऐसा बता दिया हो कि ग्रामेरियन ने 3 भागों में बांट दिया, ऐसा नियम है। ज्यादातर लोग यही बोलते हैं, ज्यादातर शिक्षक यही बोल देते हैं कि ऐसा नियम है, मतलब इसको तुम रट जाओ। तो यहाँ मैं आप सबों को इंडिकेट करना चाहूंगा, यहाँ कंसेप्ट है। शुरू में मैंने मेंशन किया कि टेंस किसी भी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है उसे ही हम कहते हैं टेंस, उसे ही कहते हैं काल। तो टेंस को ग्रामेरियन ने 3 भागों में क्यों बांटा, इसकी वजह यह है कि कोई भी क्रिया जो होगी, काफी टेक्निकल बात बता रहा हूं बेटा, और मुझे लगता है कि शायद नहीं बताया गया होगा। मेरा अंदाज जो पढ़ाने का है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह, जब कोई किसी से कहता है
तो सुनने वाले को तो लगता है कि ठगी है, ठग रहा है। लेकिन जो बच्चे 2-4 बार अंग्रेजी पढ़ लिए हैं फिर भी डर लगता है, उनको समझ में नहीं आता है, वैसे बच्चे जो 10-20 हजार रुपए खर्च कर चुके हैं, और वैसे बच्चे जब हमारे चैनल पे आते हैं और सीरियसली अगर 1-2 वीडियो भी शुरू से अंत तक अगर देखते हैं तो वो रियलाइज करते हैं कि वाकई ठाकुर सर जो बताते हैं और जिस अंदाज में बताते हैं स्टूडेंट्स के लिए सोने पर सुहागा है, काफी बेनिफिशियल है। क्योंकि जो दुनिया देख करके आया है उसे पता है कि दुनिया में है क्या। किसी भी चीज को पाने के लिए आप जितना भटके हैं उतना ही ज्यादा आपको अनुभव है। तो आइए ध्यान देंगे, मैंने बताया अभी कि किसी भी क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक होता है दैट इज कॉल्ड टेंस। टेंस को 3 भागों में ग्रामेरियन ने बांटा। क्यों? तो इसकी वजह यही है कि ग्रामेरियन ने इस चीज को रियलाइज किया। आप भी मेरे साथ रियलाइज करो, अभी के अभी आपके दिमाग में वो चीज सेट हो जाएगा। जिंदगी में दोबारा कभी भी आपको ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। कोई पूछेगा तो आप उसको प्रूव्ड करके बता दोगे। टेंस को 3 भागों में ग्रामेरियन ने बांटा। इसकी वजह यह है कि क्रिया किसी न किसी टाइम में होगी, और टाइम की जब हम बात करते हैं बेटा तो टाइम के 3 पार्ट्स हैं। एक टाइम, एक समय जो हम अभी बिता रहे हैं, जैसे अभी मेरा आप क्लास कर रहे हो, एक समय है जो अभी व्यतीत कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा टाइम वो है जो हमने बिता दिया है, और तीसरा टाइम वो है जो आने वाला है, कमिंग टाइम। इन 3 में से ही किसी टाइम में कोई आदमी कोई क्रिया करेगा। इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि क्रिया हमेशा 3 में से ही किसी टाइम में होगी। यही वजह है कि टेंस को 3 भागों में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आई थिंक 100% बात समझ में आ गई होगी कि टेंस को 3 ही भागों में क्यों बांटा गया। आई डोंट नो आपको किसी ने अभी तक ये चीज बताया था या नहीं। अगर नहीं जानते थे तो अभी शायद आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कमेंट में आप इस बात की चर्चा करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे एनर्जी मिलेगा, और भी ज्यादा बेहतर मैं आप लोगों के लिए कर पाऊंगा। मुझे भी लगना चाहिए कि जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उसका लाभ आपको मिल रहा है, उससे संतुष्टि आपको मिल रही है, मुझे अच्छा लगेगा। ओके, चलिए, यह बात तो मैंने क्लियर कर दिया कि टेंस को 3 भागों में क्यों बांटा गया। अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम का ख्याल रखते हुए ग्रामेरियन ने ऐसा किया कि जो समय अभी व्यतीत कर रहे हैं, इस समय यानी वर्तमान समय में जो भी क्रियाएं होती है, उन क्रियाओं की जानकारी जिस टेंस में मिलती है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टाइम, बीता हुआ समय, बीते हुए समय में होने वाली क्रियाओं की जानकारी जहां मिलती है दैट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। और तीसरा है कमिंग टाइम, यानी आने वाले समय में होने वाली क्रियाओं की जानकारी जहां मिलती है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। आई थिंक यह बात सही ढंग से आप लोग समझ गए होंगे, मोटा मोटी नहीं समझे होंगे, सही ढंग से 100% समझ गए होंगे। यदि आप सभी लोग मेरी आवाज ध्यान से सुन रहे हैं तो अब आगे बढ़ता हूं। आगे अब प्रेजेंट टेंस को समझने की कोशिश करें आप। प्रेजेंट टेंस जो है, प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया। इसकी भी वजह है, इसका भी कंसेप्ट है, जो हो सकता है इस वीडियो के लास्ट में, यानी इस क्लास के लास्ट में हो सकता है मैं उस चीज को क्लेरिफाई कर दूं। यदि अगर लास्ट में नहीं कर पाया इस वीडियो में तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि यह चीज भी मैं क्लियर करूं कि प्रेजेंट टेंस जो है इसे 4 भागों में बांटा गया, क्या वजह है। कॉन्सेप्ट का मतलब यही होता है। कॉन्सेप्ट का मतलब ये नहीं होता है कि रूल रट ले कि इसके साथ इसका प्रयोग होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये आएगा। ऐसे रटने से कभी भी माइंड आपका, सेंस आपका डेवलप नहीं करने वाला है। बहुतेरे
फैकल्टीज आज के डेट में ऐसे हैं जो कहेंगे मैं ऐसे कर दूंगा, तुम्हारे दिमाग में सेट कर दूंगा, और काम वही करते हैं रटाने वाला। ऐसा नहीं होता है ठाकुर इंग्लिश में। आप ध्यान से सुनो, आपको खुद एहसास हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह बड़ी अजीब लगता है, बहुत अजीब लगता है सुनने में, काफी आश्चर्य होता है। मैंने इस चीज को देखा है, सुना है, बहुतेरे बच्चे मेरे सामने आकर के बोले हैं। मैथ्स के अच्छे अच्छे टीचर इस बात को सुनकर के आश्चर्यचकित होते हैं कि ठाकुर सर के यहाँ के लोग बोलते हैं कि इंग्लिश को मैथ्स की तरह पढ़ाते हैं। हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे संभव है, ऐसा हो नहीं सकता। आज इसी क्लास में दूध का दूध, पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। एक बात मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, मैंने खुद इस चीज को लिखा है, फील किया है और उस चीज को मैंने शब्दों में व्यक्त किया है। आंखें बंद करके देखो, आंखें बंद करके देखो, सफलता की परछाई नजर आएगी। ध्यान से सुनना बेटा, इस बात में 100% सत्यता है। और जो मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट सुना रहा हूं, मैंने इस चीज को रियलाइज किया और मैंने शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश किया। आंखें बंद करके देखो, सफलता की परछाई नजर आएगी। अगर आंखें खोल कर देखोगे, अगर आंखें खोल कर देखोगे तो सफलता से पहले दीवार नजर आएगी। ये सच्चाई है जो मैंने अभी बोला। इसके हर वर्ड के सेंस को समझने की जरूरत है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ऐसा महसूस होगा आपको कि ठाकुर सर ने जो मेंशन किया है, ठाकुर सर ने शब्दों में व्यक्त करने की जो कोशिश किया है, वाकई इसमें सत्यता है। आंखें बंद करके, ये दोनों आंख जो आप यूज करते हैं, ये तो झलक दिखाता है, लेकिन उसकी असलियत को ये दोनों नहीं बताता है। इसको बंद कीजिए, और आंखें बंद करके देखने का मतलब हुआ तीसरी आंख, त्रिनेत्र, जो है सेंस, माइंड को अप्लाई करने की जरूरत है। माइंड से देखने की आवश्यकता है और तभी किसी चीज का बेहतर सोल्यूशन होगा। चलिए बारी बारी से प्रेजेंट टेंस जो 4 है, चारों के बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे और इंग्लिश को मैथ्स की तरह मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। आज इसी क्लास में आप महसूस कर लेंगे कि ठाकुर सर सही में अंग्रेजी मैथ्स की तरह पढ़ाते हैं या सिर्फ ये डायलॉग है। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस, मैंने यहां लिख दिया एक्शन और दूसरा जो है नो एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला क्वेश्चन है, कोई भी सेंटेंस, स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और अंग्रेजी सीखने की चाहत रखते हैं, वैसे स्टूडेंट्स अंग्रेजी के लिए परेशान रहते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स अंग्रेजी जो सीखने की कोशिश करते हैं, हिंदी में जो सेंटेंस रहता है उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके, ऐसे ग्रामर के बहुतेरे चैप्टर्स इंग्लिश टू इंग्लिश जैसे वॉइस नरेशन डिग्री वगैरह है, इंग्लिश टू इंग्लिश रूल रट करके बना लेते हैं। लेकिन वही चीज जब सामने आता है कभी और वहां पूछ दिया जाता है कि इस, जैसे कोई सेंटेंस इंग्लिश में रहता है और वहां पूछ दिया जाता है कि इस सेंटेंस को पढ़ के इसका अर्थ बताइए, मीनिंग समझाइए, तो बच्चे वहां कंफ्यूज होने लगते हैं, नहीं बता पाते हैं, बताते भी हैं तो गलत बोल देते हैं, गलत बता देते हैं। इसकी वजह क्या है? वजह एक ही है कि सेंटेंस जब आप बनाना शुरू करते हैं, यदि आप हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो शुरू में कोशिश आपकी होनी चाहिए
कि छोटा छोटा सेंटेंस पहले हिंदी में लें, उसको अंग्रेजी में चेंज करें, ट्रांसलेट करें और धीरे धीरे सेंटेंस बड़ा बड़ा भी बनाना स्टार्ट करें। और जब यह बढ़िया से होने लगे तो फिर हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, जो मन है वैसा कीजिए। ये सारा चीज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो अभी सिंपल प्रेजेंट में आप लोग हो सकता है पढ़े होंगे कि सेंटेंस पहचानने के लिए, कि जैसे कोई सेंटेंस दिया हुआ है, अगर हिंदी में सेंटेंस है और उस सेंटेंस को पढ़ के बताना है कि ये किस टेंस का है, तो इसके लिए में भी आप लोगों को पढ़ाया गया हो, लिखाया गया हो, आप याद किए हो कि यदि किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। यानी ता है, ती है देख करके पहचान लेते हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, ये देख के कंटिन्यूअस पहचान लेते हैं। चुका है, चुकी है, या है, ये है, इसके आधार पर परफेक्ट पहचानते हैं। तो ये जो तरीका है, इस बात को माइंड में आप सेट कर लेना कि इस तरीके से अगर पढ़ेंगे और टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे तो नो डाउट बहुतेरे वाक्य आप बना लेंगे, टेंस पहचान लेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हर वाक्य को पहचान ले, हर वाक्य को इस कंसेप्ट से, इस रूल से बना ले, डेट इज नेवर पॉसिबल। नहीं होगा ये आपसे, आप फंसेंगे उसमें। और कहाँ फंसेंगे, कैसे फंसेंगे और कब आपको लगेगा कि हम जो पढ़े हैं पूर्ण रूप से ये कारगर नहीं है, मैं बताऊंगा। बस ध्यान से मेरी आवाज को, मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिए। जो भी मैं बता रहा हूँ जस्ट ट्राई टू फॉलो। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य अगर है तो हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए देखिए, पहचानने के लिए टेंस का जो नाम दिया हुआ है, एक सुखद न्यूज आपके लिए ये है बेटा कि ठाकुर सर को या आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ग्रामेरियन ने हम सबों के लिए इतना मेहनत कर दिया है कि हम लोगों को अब मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि हम लोग मानव है और मानव की तरह काम करें तो ऐसा पॉसिबल है। आप स्टूडेंट हो, ईश्वर ने आपको माइंड दिया है, उस माइंड का अगर यूटिलाइज यहाँ करते हो तो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। कोई भी चैप्टर पढ़ोगे आसानी से समझ में बात आएगी। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये बात जानना है आपको। तो गौर से देखेंगे, यहाँ टेंस का जो नाम लिखा हुआ है, ग्रामेरियन ने टेंस का नाम ही इस तरह से रख दिया कि उसके नाम में ही उसकी पहचान छिपी हुई है। और सिर्फ इस टेंस में नहीं, सारे टेंस में ऐसा कंसेप्ट है। अब बताओ कि सारा कंसेप्ट इसके नाम में ही रखा हुआ है, तो फिर अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता कहाँ? जैसे मैं बताता हूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो चीज पर ध्यान दो आप। पहला वर्ड क्या लिखा है? सिंपल, और दूसरा वर्ड लिखा हुआ है प्रेजेंट। ये दोनों वर्ड्स बता दिया कि इस टेंस के वाक्य में क्या होगा। हम कैसे पहचानेंगे? एचएन मीन्स क्या समझना है आपको? हिंदी। हिंदी में अगर कोई भी वाक्य लिखा हुआ है और वह वाक्य अगर इस टेंस का होगा तो हम कैसे पहचानेंगे? तो ये तो टेंस का नाम बता रहा है कि इस वाक्य में प्रेजेंट यानी वर्तमान समय का बोध होगा। तो कोई भी वाक्य रहेगा अगर उसमें वर्तमान समय है, प्रेजेंट टाइम है, इसका मतलब वो प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात को समझते हैं कि इस टेंस में जो वाक्य है, अगर वाक्य में प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट टेंस है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये जो बात है, हिंदी में कोई भी वाक्य है यानी किसी के द्वारा कही गई बात है, तो यह जो बात है, ये बात कैसी होगी? सिंपल बात होगी। अब प्रश्न है कि सिंपल बात किसको कहेंगे? तो इसी के अंतर्गत दो बातें आती है, एक एक्शन, दूसरा नो एक्शन।
किसी भी वाक्य में, अब कुल मिलाकर आप ये समझ ले, किसी भी वाक्य में अगर प्रेजेंट टाइम रहेगा और उस वाक्य में कोई एक्शन यानी काम की चर्चा है, एक्शन मीन्स काम, तो किसी भी वाक्य में अगर प्रेजेंट टाइम है और कोई काम दिया हुआ है तो कहेंगे कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है और कैसा, एक्शन का। और यदि कोई वाक्य ऐसा आ गया जिसमें प्रेजेंट टाइम तो है बट कोई काम नहीं, तो कहेंगे कि यह वाक्य भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है लेकिन ये नो एक्शन का वाक्य कहलाएगा। मैं दोनों का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। और ये जो मैं नो एक्शन की चर्चा कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था, मैं पढ़ाई करता था, उन दिनों की बात मैं बता रहा हूँ। जो भी मेरे मित्र हुआ करते थे या शिक्षकगण जो भी थे, तो अभी जो मैं नो एक्शन की चर्चा कर रहा हूँ, मुझे भी कई लोगों ने बताया, मित्रों ने भी बताया, और बताया ये कि इस कैटेगरी के जो भी वाक्य है उस वाक्य के बारे में किसी ने नहीं बताया कि ये भी किसी टेंस में है। जबकि सच्चाई तो ये है कि कोई भी सेंटेंस आपके सामने आता है तो वह सेंटेंस किसी न किसी टेंस के अंतर्गत ही आएगा, बशर्ते कि परिस्थिति अगर उसमें और भी कुछ डिफरेंट आ गई है तो उसमें चैप्टर बदल जाता है, लेकिन किसी न किसी टेंस को फॉलो जरूर करता है। टेंस कभी भी खत्म नहीं होगा, इस बात को याद रखो। इसे मैंने अभी बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस, तो नो डाउट सिंपल प्रेजेंट से मैंने स्टार्ट किया है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जाके ये फिनिश हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टेंस चैप्टर ठाकुर सर ने आपको पढ़ा दिया तो अब बाकी के जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां टेंस नहीं होगा। इट इज नेवर पॉसिबल, कभी संभव नहीं है। वो आएगा, वहां दूसरे चैप्टर में भी रहेगा, हर जगह रहेगा। इस बात के लिए भी आप सावधान हो जाएं। जैसे डिग्री चैप्टर पढ़ते हैं, वॉइस पढ़ते हैं, नरेशन पढ़ते हैं, या कोई भी चैप्टर ले लीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाते हैं, हर जगह वो चीज रहता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है बच्चों का कि जिस चैप्टर में बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, बस उस चैप्टर से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं बस उतना ही उसमें दिखते रहता है। बाकी चीज जो पढ़ लिए हुए हैं वह चीज भी वहां है लेकिन दिखता नहीं है। इसकी वजह यही है कि उस तरीके से नहीं पढ़े। तो मेरा तरीका वो नहीं है। मैं कोई भी सेंटेंस बताऊंगा उसमें जो कुछ भी होंगे एवरीथिंग को बताऊंगा। और अंग्रेजी के लिए अगर टेंशन है तो टेंशन 4-5 क्लास करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप में चेंजिंग आया कि नहीं, आपकी सोच में बदलाव आया कि नहीं। इस बात को भी याद रखना, बहुत काम आप खुद कर लेंगे, सब कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग जानते हैं इस बात को, भली भांति जानते हैं बेटा कि एक टीचर जो है मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक, मार्ग मीन्स रास्ता, दर्शक मतलब दिखाने वाला, देखने वाला भी हो। तो यहाँ टीचर के लिए जब मार्गदर्शक वर्ड बोलते हैं तो यहाँ दर्शक का मीनिंग है दिखाने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो टीचर का काम है रास्ता दिखा देना, चलना। दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट्स योर ड्यूटी। अब अगर आप या कोई भी स्टूडेंट ऐसा सोचते कि फलाने सर के यहाँ चलो, फलाने सर का चैनल सब्सक्राइब करो, उस पे वीडियो देखो, उसमें ज्वाइन बटन क्लिक करो, रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। काम सबका आप ही को करना है। हाँ, सर अच्छे हैं, ठाकुर सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छे हैं, तो ये सही रास्ता दिखा देंगे। और अगर ठाकुर सर का खुद का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आपको क्या रास्ता दिखाएंगे? कभी संभव ही नहीं कि आपको रास्ता दिखाए। मैं खुद कोई रास्ता नहीं देखा हूं तो वो रास्ता मैं आपको कैसे दिखा दूंगा? कोई कैसे दिखा देगा? और ये प्रॉब्लम है, बहुतों के साथ है। चलिए आइए अभी क्लियर करता हूं। देखिए टेंस पढ़ते हैं हम लोग, अभी अभी मैंने मेंशन किया वर्ब जानने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में 2 तरह के वाक्य मिलेंगे, एक में एक्शन रहेगा, दूसरे में नो एक्शन रहेगा। एक्शन मीन्स वर्क, नो एक्शन मीन्स नो वर्क। अगर वाक्य में एक्शन रहेगा तो उस वाक्य को जब अंग्रेजी में, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, आपको सीखना इंग्लिश है, लेकिन मैं जो अभी शुरू कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आपको, मैं बताऊंगा पहले कोई भी वाक्य हिंदी में लूंगा, वाक्य छोटा सा, और उसको हिंदी को
समझा करके फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, उसको चेंज करना बताऊंगा। इससे क्या होगा कि बिना मेहनत के बड़ी आसानी से सीख जाएंगे आप। एक्शन का वाक्य जब रहेगा तो उस वाक्य को अंग्रेजी में बनाएंगे तो वहां हमें ये जानना है वीएस क्या होगा। मैंने क्या लिखा है यहाँ, वीएस, ध्यान देना, वीएस। वीएस का मतलब है वर्बल स्ट्रक्चर। वर्बल स्ट्रक्चर यानी क्रिया की बनावट। व्हाट इज द वीएस ऑफ एक्शन इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, कोई पूछ लेगा आपसे तो वहां आपको पता होना चाहिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य में जब कोई एक्शन रहेगा, काम रहेगा, तो वहां वीएस क्या लाएंगे। तो याद रखना, इसमें वीएस होता है मेन वर्ब का यूज करते हैं और मेन वर्ब में 2 लाते हैं। मेन वर्ब के ऐसे 5 रूप होते हैं, यह बात तो आप सब लोग परहैप्स जानते होंगे, पढ़े होंगे। MB1, MB2, MB3, MB4, MB5 मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। तो इस टेंस में जब वाक्य में एक्शन रहेगा तो या तो V1 का प्रयोग करेंगे या V5 का प्रयोग करेंगे। अब प्रश्न है कि V1 V5 का कैसे क्लियर होगा कि ये कहाँ आएगा, ये कहाँ आएगा। तो इसके लिए सब्जेक्ट जो सेंटेंस में रहता है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट में हम 2 चीज देखते हैं। उस सब्जेक्ट का नंबर क्या है और पर्सन क्या है। सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस में वर्ब। तो यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा 3rd पर्सन सिंगुलर, तो 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहने पर वर्ब 5वां रूप में यूज होगा। बाकी कोई भी सब्जेक्ट होगा वहां वर्ब पहला रूप में यूज होगा। आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं नो एक्शन। सेंटेंस में जब नो एक्शन रहेगा, प्रेजेंट टाइम है लेकिन नो एक्शन है, कोई काम नहीं है, तो वहां पर वीएस क्या होगा। तो वहां पर वीएस ध्यान में रखना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य में नो एक्शन है तो वहां एम, इज, आर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का यूज करते हैं इंग्लिश में, और जब वर्ब लाना होगा नो एक्शन के वाक्य में तो वहां एम, इज, आर का यूज करेंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन है एम कब आएगा, इज कब आएगा, आर कब आएगा। आप किसी से पूछ देंगे कि बताइए एम का प्रयोग कब होता है, तो शायद हो सकता है कि आपको जवाब मिले आई के साथ। ये गलत जवाब है। अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है आई के साथ एम आता है, इसका मतलब वो रूल कंसेप्ट नहीं दे रहा है, एग्जाम्पल रटवा रहा है आपसे कि आप खुद से ऐसा कर रहे हैं तो एग्जाम्पल को रट रहे हैं कि आई के साथ एम लगता है। कंसेप्ट ये है कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज इक्वल टू फर्स्ट पर्सन सिंगुलर देन वी यूज एम, देन वी सेलेक्ट एम। यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर रहता है तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ हम यूज करते हैं एम। अगर इज की बात करें तो यहाँ कंसेप्ट है 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो इज, बाकी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो वहां आर का यूज करेंगे। चलिए, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस का कंसेप्ट आपको बता दिया। और चूंकि ये टेंस का पहला टेंस है, जो भी 12 टेंसेज को पढ़ना है, इस वीडियो में मैं 4 टेंसेज क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कितना हो पाता है। तो 12 टेंसेज में ये चूंकि पहला टेंस है, तो चूंकि ये इंट्रो है, शुरू में इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है। चलिए 2 एग्जाम्पल्स मैं लूंगा, इसके बाद फिर अगले टेंस में मैं बढ़ूंगा। एग्जाम्पल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए फिर मैं दूसरा वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आज इस वीडियो में मेरा प्रयास है कि प्रेजेंट टेंस जो 4 है, चारों के बारे में मैं बताऊं आप लोगों को। चलिए, इसे सेंटेंस में ये एक लिखता हूं, जैक मेहनती छात्र है। मैंने छोटा सा सेंटेंस लिखा बेटा, जैक मेहनती छात्र है। अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाना है। आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि ठाकुर सर कुछ विशेष जानकारी दे रहे हैं तो उसको अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई हानि नहीं है। हाँ, जो भी मैं बता रहा हूं ये सारी बातें आप जानते हैं, आप पूरा कंसेप्ट क्लियर है, तब कोई बात नहीं। आप लोगों में एक बहुत बड़ी कमी है कि एक तो जानकारी में कमी रहती है, लेकिन खुद को, अपने आप को ये समझते कि नहीं मेरा ये चीज क्लियर है। ऐसा जो सोचते हैं, इसी वजह से
आप में इम्प्रूवमेंट उतना नहीं हो पाता है। वह व्यक्ति जो हमेशा अपने आप को समझता है कि नहीं मेरे अंदर ये अज्ञानता है, उसमें ज्यादा विकास होता है। हो सकता है कि जो मैं बता रहा हूं आप जानते हो, फिर भी अगर आप ये सोच करके मेरा क्लास करेंगे कि मुझ में कमी है, तो हो सकता है कि कुछ सीख लें आप। सीखने का ऑप्शन रहता है। और अगर आप ऐसा सोच रहे कि ये चीज मेरा क्लियर है, इसका मतलब आपने ऑप्शन को ही खत्म कर दिया। और ऑप्शन जब खत्म हो गया, देन हाउ इज इट पॉसिबल टू इम्प्रूव योरसेल्फ? जैक मेहनती छात्र है, मैं इसको बताता हूं, देखेंगे मेरा अंदाज कुछ अलग है। सबसे पहले देखेंगे है का मतलब हो गया प्रेजेंट, ये वर्तमान समय। अब जैक मेहनती छात्र है, इस वाक्य में कोई काम नहीं है। इससे साबित हो गया कि इस वाक्य में प्रेजेंट टाइम में नो एक्शन है। इसका मतलब है कि एम इज आर में से किसी का प्रयोग होगा। ये क्लियर हो गया। अभी मैंने इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ हिंदी के वाक्य को समझने की कोशिश किया है। अभी और हम लोग हिंदी में ही ध्यान देंगे। यहाँ जो दिया हुआ वाक्य है, इसमें जितना आप समझ रहे हैं, अंग्रेजी आसानी से उतना क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए अंग्रेजी, इसको आप इंग्लिश में बना लेते हो, सही बना लेते हो, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मेहनती अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच, और आप नहीं बता पाते हैं, तो आपने इंग्लिश सही तो बना दिया, लेकिन नॉलेज आपको नहीं है। तो इसलिए पहले जरूरी है कि इस चीज को जो दिया गया है उसे समझे। ये सिंपल प्रेजेंट का नो एक्शन का वाक्य है, इसमें एम इज आर में से कोई आएगा, इतना क्लियर हो चुका है। अब हमें इस वाक्य का सिंटैक्स करना है। आप लोग में जो नए व्यूअर हैं, जो इस चैनल पर नए आए हैं, उनको यह सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा, तो टेंशन न ले। और भी वीडियोज पहले से अपलोड किया हुआ है सिंटैक्स से रिलेटेड, 2-4 वीडियोज जब देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चूंकि मेरा तरीका अलग है पढ़ाने का। देखिए सिंटैक्स ऐसे शॉर्ट में मैं अभी भी बता दे रहा हूं। सिंटैक्स पहले हम इसका कर लेंगे, उसके बाद अंग्रेजी में बनाएंगे। सिंटैक्स का मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि वाक्य में देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, पहले 3 चीज देख लेंगे कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है। अब कहोगे ऐसा क्यों देखेंगे, तो ये देखना हमारे लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। कैसे, ये मैं प्रूव करके बताता हूँ। वाक्य हिंदी में दिया है, बनाना इसको किस में है, इंग्लिश में बनाना है। तो अंग्रेजी में वाक्य जो बनाना है अपने मन से नहीं, ग्रामर का जो रूल है, कंसेप्ट है, उसके अनुसार। तो इंग्लिश ग्रामर का कंसेप्ट है कि वाक्य जब बनाएंगे तो एस प्लस वी प्लस ओ का यूज करना होगा। अब आप खुद सोचो कि अंग्रेजी ग्रामर कह रहा है आपसे कि पहले सब्जेक्ट लाइए, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी स्टूडेंट को या आपको नहीं पता है कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है, इस वाक्य में वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है तो क्या है, इस बात की जानकारी अगर आपको नहीं है, तो क्या इस नियम का पालन आप कर पाएंगे? कभी संभव नहीं। इस नियम का पालन वही बच्चा कर पाएगा जिसको पहले हिंदी में मालूम होगा। ये अलग बात है, सेंटेंस ही आप रट लिए हैं, स्ट्रक्चर को ही रट लिए हैं, उस हिसाब से बना दे रहे हैं, सही बन जाएगा। लेकिन इसको अगर आप समझते कि नॉलेज, तो ये नॉलेज नहीं कहलाएगा। अगर नॉलेज होता तो शायद आपके अंदर जो डर है कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, 3 साल से प्रैक्टिस में है, 3 साल से तैयारी में है, 4 साल से तैयारी में है, ये डर अगर आपको लग रहा है, इसका कारण यही है जो मैं अभी बताया हूँ। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको जब बैलेंस प्रिपरेशन यानी हो जाएगी हर विषय की, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको खुद लगेगा कि अब हो जाएगा, भले 6 महीना में हो, साल भर में हो, 1.5 साल, लेकिन आपको इतना विश्वास जरूर हो जाएगा कि अब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। थोड़ी बहुत कमी है तो उस पर वर्क करेंगे, हो जाएगा सिलेक्शन। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लाना है तो इसके लिए पहले हिंदी में देखना होगा। अब हिंदी में देखिए सब्जेक्ट, तो इस वाक्य में इसके लिए भी मैं अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि अगर मैं इसको बताने लगूंगा 4 घंटा, इस छोटा सा सेंटेंस है, नहीं 4 घंटा इसी पर मैं लेक्चर देते रह जाऊंगा, तो फिर ये बोरिंग लगने लगेगा आप लोगों को। क्योंकि इस बात को मैं समझ रहा हूँ, आप लोगों की मानसिकता को मैं समझ रहा हूँ। इस वाक्य में जैक मेहनती छात्र है, कोई आदमी कह रहा है कि जैक है,
क्या, तो छात्र, यानी मुख्य रूप से जैक की चर्चा है। सब्जेक्ट है इज इक्वल टू होना वर्ब, और जैक है क्या, तो छात्र। क्रिया का फल इस पर पड़ा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया। अंग्रेजी में पहले हम इतना बना लेंगे, अंग्रेजी में सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिख देंगे जैक। अब वर्ब लाना है, इस वाक्य में एम इजार में से कोई सेलेक्ट करना है, तो इसका फैसला सब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट जैक है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके अनुसार एम इजार में से यहाँ ई जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट लाना है, छात्र के लिए अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट। सेंटेंस का एक ढांचा मैंने बना दिया, जैक इज स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब इस वाक्य में देखना होगा कि इसमें और कोई चीज छूटा हुआ है या पूरा बन गया। तो यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड है मेहनती। मेहनती वर्ड क्यों आया है, इस बात को पहले जानना जरूरी है। तो कोई कह रहा है जैक छात्र है, और कोई व्यक्ति कह रहा है कि जैक मेहनती छात्र है। ध्यान देंगे, माइंड को अप्लाई करो, दिमाग में सेट कर दूंगा। ठाकुरबाड़ी में पढ़ रहे हो आप, ठाकुर इंग्लिश के बारे में बहुत लोग बोलते हैं ठाकुरबाड़ी, और ठाकुरबाड़ी को मंदिर की उपाधि मिली है, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें। कोई कह रहा है जैक छात्र है, और कोई कह रहा है जैक मेहनती छात्र है। कैसा छात्र है, मेहनती। तो जैक छात्र है कैसा, मेहनती छात्र। तो मेहनती वर्ड किसके बारे में बताया, किसको क्वालिफाई किया, छात्र को। इससे प्रूव्ड हो गया कि ये वर्ड छात्र की विशेषता, छात्र की क्वालिटी बताने आया। और छात्र बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, छात्र क्या है, नाउन। और अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, छात्र क्या है, ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर के हिसाब से, सिंटैक्स के हिसाब से छात्र ऑब्जेक्ट है, लेकिन पार्ट्स ऑफ ए स्पीच के हिसाब से छात्र क्या है, नाउन। और इस नाउन की ये विशेषता बताने आया। और याद रखना, किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखेंगे, ध्यान देंगे, नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है, विशेषता बताने आता है, वो होता है एडजेक्टिव। तो मेहनती शब्द यहाँ क्या है, एडजेक्टिव। तो अब अंग्रेजी में भी एडजेक्टिव चाहिए, तो इसके लिए यहाँ स्टूडेंट से पहले हमें एडजेक्टिव लाना होगा। तो अब एडजेक्टिव क्या है, मेहनती। इसके लिए यहाँ लिखेंगे लेबोरियस, यहाँ लेबोरियस वर्ड लिख देंगे। जैक इज लेबोरियस स्टूडेंट, हिंदी में जो भी दिया है अंग्रेजी में बन चुका है। अब अंग्रेजी में बन गया, तो अब इसके बाद एक काम जो मैं बता रहा हूं, ये काफी इम्पोर्टेंट काम है। ऐसे इसके बारे में और डिटेल में दूसरे क्लास में बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्योंकि काफी डिटेल में टाइम बहुत लगेगा। मेरा आज के इस क्लास में मकसद दूसरा है। जैक मेहनती छात्र है, वाक्य अंग्रेजी में बन चुका है। याद रखना, कोई भी वाक्य पूरा बन जाए, हिंदी से अंग्रेजी अगर बना रहे हैं, तो अंत में देख लेना कि वाक्य में कोई नाउन है कि नहीं। अब आप पूछोगे कि नाउन क्यों देखेंगे, नाउन है या नहीं, इससे क्या मतलब। तो इसका कंसेप्ट मैं दे रहा हूं, इसलिए देखेंगे कि जब नाउन वाक्य में आता है तो प्रायः वहां आर्टिकल की जरूरत होती है। सब नाउन के लिए नहीं है, उसके लिए याद रखना है, अगर वाक्य में जो नाउन आया है वो सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन अगर है, यहाँ मैं लिख दिया हूं, अगर वाक्य में कोई नाउन आया वो सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है, ये शुरू का बेसिक कंसेप्ट का मैं बता रहा हूँ। ऐसे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी नया नया रूल आएगा आर्टिकल से रिलेटेड, और भी रूल्स और भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन रहता है तो वहाँ आर्टिकल प्रोवाइड करते हैं। तो इस रूल को इस वाक्य में अप्लाई करके चेक कर लेना है कि आर्टिकल चाहिए या नहीं। तो आर्टिकल कब चाहिए, नाउन होगा तब। इस वाक्य में देखिए, एक नाउन है जैक और दूसरा नाउन है छात्र। जैक जो है ये सिंगुलर है, एक आदमी है मतलब सिंगुलर है, लेकिन जैक इज इक्वल टू पार्टिकुलर पर्सन, खास व्यक्ति है। ये खास जो होता है, पार्टिकुलर जो होता है, उसको हम कहते हैं प्रोपर नाउन। और हमें चाहिए कॉमन, यानी कॉमन नहीं मिला, जैक कॉमन नहीं है, इसका मतलब इसको आर्टिकल की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर हो गया। दूसरा नाउन इसमें एक और है, छात्र। छात्र बराबर व्यक्ति, व्यक्ति मतलब हो गया नाउन। अब छात्र यहाँ कितना है, एक है, इसलिए सिंगुलर है। छात्र का मतलब एक जाति, इसलिए ये कॉमन भी है, और छात्र को हम गिनते हैं इसलिए ये काउंटेबल भी है।
तो छात्र जो नाउन है ये सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है। डेट मीन्स इस नाउन को आर्टिकल की आवश्यकता है। अब देखो यहाँ स्टूडेंट से पहले, यहाँ हम स्टूडेंट के पहले आर्टिकल अ लगा दिए। अब सेंटेंस हमने बना दिया जैक इज लेबोरियस अ स्टूडेंट, लेकिन फिर ये सेंटेंस हो गया गलत। अब गलत क्यों है तो इस बात को भी आप समझ लेंगे, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा रूल है कि अगर वाक्य में कोई नाउन है, जैसे स्टूडेंट यहाँ क्या है नाउन, तो वाक्य में अगर कोई नाउन है और उस नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ गया, नाउन से पहले क्या आया एडजेक्टिव, क्यों आया उसी नाउन को क्वालिफाई करने, तो कंसेप्ट है कि उस कंडीशन में आर्टिकल का प्रयोग, अगर आर्टिकल अगर जरूरी है तो आर्टिकल का प्रयोग हम करते हैं, लेकिन नाउन के पहले ना करके एडजेक्टिव के पहले यहाँ आर्टिकल लाते हैं, इसलिए ये गलत है। यहाँ आर्टिकल स्टूडेंट से पहले जो ए लिखे हैं इसको हटा देंगे और लेबोरियस के पहले आर्टिकल लाएंगे। और एक बात और याद रखना है कि जैसे आर्टिकल ए एन का अगर सिलेक्शन हम करते हैं तो यहाँ इस कंडीशन में जो आर्टिकल सेलेक्ट करेंगे ए लाना है या एन लाना है, तो ये फैसला नाउन के अनुसार नहीं करेंगे, याद रखना, ये फैसला नाउन के अनुसार नहीं होगा, ये एडजेक्टिव के अनुसार सिलेक्शन होगा कि यहाँ ए चाहिए या एन चाहिए। यहाँ है लेबोरियस है, इसका उच्चारण हो रहा है लॉ से, लॉ साउंड से, और ये साउंड कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट साउंड वाला जो जहां भी होगा वहां आर्टिकल आएगा अ, और वॉवेल साउंड जब होगा तो वहां एन का यूज करेंगे। तो यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए लेबोरियस के पहले आर्टिकल अ लगा दिया। सेंटेंस अब जो है ये सही हो गया, जैक इज अ लेबोरियस स्टूडेंट, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा सेंटेंस है, नो एक्शन का। अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। अभी जो मैंने बताया ये फर्स्ट एग्जाम्पल, आपको फर्स्ट एग्जाम्पल के बारे में कमेंट करना है, वन लिख करके और कमेंट करेंगे कि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है या पूरा समझ गए, कितना % समझे पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया, इस संदर्भ में कमेंट करेंगे। फिर आगे मैं बता रहा हूँ। अब थोड़ा सा पहले मैं यहाँ मिटा देता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ एक्शन के लिए। यह लड़का आपको परेशान करता है। एक छोटा सा सेंटेंस हमने लिया है, यह लड़का आपको परेशान करता है, यह लड़का आपको परेशान करता है। इस सेंटेंस को बनाना है। सबसे पहली बात देखेंगे है दिया है, इससे साबित हो गया प्रेजेंट। अब देखेंगे इस वाक्य में कोई काम है या नहीं, तो परेशान करता है, परेशान करना एक्शन है, वर्क। तो आप कह सकते हैं कि दिस सेंटेंस डिनोट्स एक्शन in the present time, that's why it has been proved this sentence belongs to simple present tense, and the verbal structure, I mean VS of this sentence in the English language is equal to either MV1 or MV5. okay? इस वाक्य को बनाएंगे तो अंग्रेजी में वर्ब जो आएगा MV1 या MV5 आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब हम अंग्रेजी में बनाएंगे SVO, लेकिन सावधान, मैं अभी अभी यहाँ बताया हूँ फर्स्ट एग्जाम्पल में कि SVO लाने से पहले हिंदी में समझना जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। हिंदी में देखेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है। तो कोई आदमी कह रहा है यह लड़का आपको परेशान करता है, यानी लड़का परेशान करता है। लड़का सब्जेक्ट, लड़का बराबर डूअर और डूअर बराबर सब्जेक्ट। वाक्य में जब काम होगा तो देखना है आपको काम करने वाला यानी डूअर कौन है, वही सब्जेक्ट होगा। काम जब नहीं रहेगा तो याद रखना मेन वर्ड जिसकी मुख्य रूप से चर्चा करेंगे दैट इज सब्जेक्ट। ओके, तो लड़का सब्जेक्ट परेशान करता है, ये काम है। वाक्य में जो काम रहेगा वो काम ही वाक्य में क्या कहलाएगा, वर्ब। समझने की कोशिश करेंगे। लड़का सब्जेक्ट परेशान करता है वर्ब, और किसको, तो आपको क्रिया का फल पड़ा, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्लियर हो गया। अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट लड़का के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे बॉय। अब लाना है वर्ब, वर्ब के जगह पे यहाँ वर्ब लाना है। तो वर्ब एक्शन का वाक्य है तो मेन वर्ब आएगा।
और अब देखना है कि यहाँ MV1 का प्रयोग करना है या MV5 का प्रयोग करना है, ये चीज जानना होगा, इस चीज को क्लियर करना होगा। अब इस चीज के लिए ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट लड़का जो है ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके अनुसार MV5 मेन वर्ब आएगा, पांचवा रूप में MV5 आएगा। परेशान करना के लिए यहाँ लिख देंगे DISTURB डिस्टर्ब, और MV5 में यहाँ S लगा देंगे, डिस्टर्ब MV5 हो गया। वॉइस डिस्टर्ब सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब हमें लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको के लिए यहाँ ऑब्जेक्टिव सेकेंड रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यू आ गया। बॉय डिस्टर्ब्स यू, सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया। अब हिंदी में देखिए यहाँ जो यह वर्ड आया, ये छूटा हुआ है, तो यहाँ जो यह वर्ड आया है ये क्यों आया? ये लड़का को डिटरमाइन कर रहा है, यह लड़का, ये लड़का को डिटरमाइन कर रहा है, यह लड़का। तो ये जो डिटरमाइनर आया, बॉय से पहले डिटरमाइनर लाएंगे। अब डिटरमाइनर के लिए मैं वीडियो ऑलरेडी पहले प्रोवाइड कर चुका हूं, उसको देख लेना। दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में मैंने पूरा कंसेप्ट दिया है डिटेल में। दिस और दैट सिंगुलर नाउन के लिए लाते हैं, दीज दोज प्लूरल के लिए लाते हैं। तो यहाँ पहले देखना होगा कि नाउन कैसा है। लड़का जो है सिंगुलर है तो दिस चाहे दैट आएगा। दिस दैट का कंसेप्ट है, नजदीक में जब नाउन होगा तो दिस और दूर होगा तो दैट। तो कोई कह रहा है यह लड़का परेशान कर, यह लड़का मतलब लड़का पास में, नजदीक में, इसलिए यहाँ सिंगुलर में नजदीक के लिए यहाँ ये डिटरमाइनर आ गया। दिस सेंटेंस बन गया दिस बॉय डिस्टर्ब्स यू। वाक्य बन गया है अंत में एस नाउन, एस आर्टिकल, नो नाउन, नो आर्टिकल। जरा नाउन देख लिया जाए इसमें है या नहीं। तो इस सेंटेंस में ध्यान देना है, लड़का जो है ये नाउन है, और ये जो नाउन है अभी अभी मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए रूल बताया था, सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन। तो ध्यान देंगे लड़का जो है ये सिंगुलर है, कॉमन है और काउंटेबल भी है। इसके अनुसार यहाँ बॉय से पहले यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग होना चाहिए, बट करेंगे नहीं। तो इसका भी कोई कंसेप्ट होगा कि नहीं करेंगे। तो कंसेप्ट इसका क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना है। अगर किसी सेंटेंस में नाउन है और जस्ट पहले अगर इस नाउन के जस्ट पहले डिटरमाइनर आया, इसी नाउन को निर्दिष्ट कर, डिटरमाइन करना मतलब निर्दिष्ट करना, तो उस कंडीशन में याद रखना है नो आर्टिकल। आर्टिकल की जरूरत रहेगी, यानी नाउन सिंगुलर कॉमन काउंटेबल रहेगा, फिर भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ वही बात है, बॉय नाउन है, जस्ट पहले यहाँ डिटरमाइनर दिस लगा है, इस बॉय को डिटरमाइन कर रहा है, इस वजह से यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सेंटेंस बन गया दिस बॉय डिस्टर्ब्स यू। अब इस वाक्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब जो है मैं सिंपल प्रेजेंट का मैं 2 एग्जाम्पल दिया हूँ, ओनली 2 एग्जाम्पल्स, एक नो एक्शन का, दूसरा एक्शन का। ऐसे आप लोग का डिमांड होगा, कमेंट करेंगे तो फिर मैं आप लोग का कमेंट, अगर ज्यादा लोगों का कमेंट अगर आया तो इसके लिए प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल्स, ज्यादा एग्जाम्पल्स मैं दूसरे वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं शुरू में ही बोला हूं कि पूरे प्रेजेंट टेंस जो 4 है, चारों मैं कोशिश करता हूं कि एक वीडियो में ही प्रेजेंट टेंस पूरा खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब मैं दूसरा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताने जा रहा हूं। दूसरा टेंस में आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा टेंस हमें क्या पढ़ना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैं अभी कुछ देर पहले बताया हूं बेटा कि टेंस को कैसे पहचानना है, इसके लिए न मुझे न आपको मेहनत करना है। सिर्फ करना क्या है कि टेंस का नाम जो लिखा हुआ है, ग्रामेरियन ने जो बना दिया, नाम इस तरह से रख दिया है कि उसके नाम में ही उसकी पूरी पहचान छिपी हुई है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब यदि मैं आपसे पूछूंगा तो बेहिचक आप बता देंगे कि इस टेंस में अगर वाक्य है तो वाक्य में प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स वाक्य में वर्तमान समय होगा। क्या होगा? वर्तमान समय, प्रेजेंट टाइम। दूसरा चीज लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब हो गया जारी।
कंटिन्यूअस मतलब जारी। तो आप कह सकते हैं कि वर्तमान समय में जारी होने का बोध। वर्तमान समय में क्या कहेंगे आप? जारी होने का बोध। अब एक क्वेश्चन जो मैं आपसे कर रहा हूं, अगर आपसे पूछूं मैं कि इस टेंस के वाक्य में काम होगा कि नहीं, एक्शन रहेगा कि नो एक्शन या दोनों, अगर आप कह रहे हैं नो एक्शन भी होगा तो फिर गलत सोच रहे हो, क्योंकि जारी होने का बोध है। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई न कोई काम ही न जारी होगा। ये समझने की बात है। वर्तमान समय में जारी का मतलब क्या हुआ? कोई न कोई काम। तो ये अंडरस्टूड है। बस थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करो। इस टेंस के वाक्य में वर्तमान समय होगा और वर्तमान समय में जारी का मतलब हुआ कि कोई काम जारी होगा। ये कॉमन सेंस लगाने की बात है। वर्तमान समय में जारी होने का बोल। वर्तमान समय मतलब प्रेजेंट और कंटिन्यूअस का मतलब जारी। तो किसी भी वाक्य में अगर प्रेजेंट टाइम है और जारी है मतलब कोई काम चल रहा है, तो साबित हो गया कि वो वाक्य किस टेंस में बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब आगे बढ़ते हैं, टेंस को पढ़ते हैं। पहले बताया हूं वीएस जानने के लिए, वर्ब जानने के लिए। तो अब जानो इस टेंस में वीएस क्या होगा, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इस टेंस में जो वर्ब लाना है, वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा ये जानना है। तो इसी को ध्यान में रखेंगे। वर्ब का स्ट्रक्चर होगा एवी प्लस एमवी आईएनजी। इस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर क्या लाएंगे? एवी प्लस एमवी आईएनजी। पसीना देखकर चकित मत होना, यहाँ एसी नहीं लगा हुआ है। जमीन से जुड़ा टीचर हूं मैं और हमेशा जमीनी स्तर की बातें करता हूं। ख्याली पुलाव पकाने वाली बात नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का स्ट्रक्चर होता है एवी प्लस एमवी आईएनजी। और जहां तक एवी की बात है तो इसमें एवी हम यूज करते हैं एम, इज और आर, ये तीन यूज करते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एमवी आईएनजी मैंने यहाँ लिखा है, इसी को एमवी आईएनजी को ही हम MV4 भी बोलते हैं। ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो क्या बन जाता है? MV4। ओके, चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। उस छात्र को मेरे चाचा अभी पढ़ा रहे हैं। एक सेंटेंस मैंने यहाँ अभी लिखा, उस छात्र को मेरे चाचा अभी पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य को इंग्लिश में बनाना है। सबसे पहले टेंस पहचानना होगा, क्योंकि टेंस पहचानोगे तो वर्ब क्लियर होगा। तो आओ टेंस को पहचाना जाए। सबसे पहले वाक्य में देख करके बताइए आप लोग। उस छात्र को मेरे चाचा अभी पढ़ा रहे हैं। इस वाक्य में वर्तमान, भूत, भविष्य क्या दिख रहा है? इज इक्वल टू प्रेजेंट, वर्तमान, वर्तमान समय। अब इसमें देखो काम है कि नहीं, तो पढ़ा रहे हैं। पढ़ाना क्या है? काम है। तो वाक्य में काम है। वर्तमान समय मिल गया, काम मिल गया। अब आप देखो कि सिर्फ काम होने का बोध है या काम जारी होने का बोध है। अब आपको ये देखना है। तो चाचा अभी पढ़ा रहे हैं, डेट मीन्स पढ़ाने का काम चल रहा है। और यही चीज तो लिखा हुआ है, वर्तमान समय में काम जारी जब होगा तो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो क्लियर हो गया कि यह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और जब टेंस क्लियर हो गया तो अंग्रेजी में वर्ब होगा एवी प्लस एमवी आईएनजी। ये भी क्लियर हो गया। अब हमें इस वाक्य का सिंटेक्स करना है। चूंकि वाक्य बनाना है इंग्लिश में एस प्लस वी प्लस ओ, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के लिए यहाँ जो सब्जेक्ट लाना है, हिंदी में पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है। अब आप लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, अब इस वीडियो को आगे देखने से पहले वीडियो को पॉज कीजिए और पहले कमेंट कीजिए आप ईमानदारी से। ऐसा नहीं कि क्लास करने के बाद कीजिएगा। अभी वीडियो को पहले पॉज कीजिए और मैं यहाँ क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है।
तो इसका जवाब आप पहले दे दीजिए, तब देखिएगा। मैं तो अब बताने जा रहा हूं, लेकिन मेरे बताने से पहले जवाब दे दीजिए। उस छात्र को मेरे चाचा अभी पढ़ा रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है? अब मैं बता रहा हूं, इसमें सब्जेक्ट है चाचा। कोई व्यक्ति कह रहा है चाचा पढ़ा रहे हैं, चाचा काम करने वाला यानी डूअर जो है चाचा, इसलिए सब्जेक्ट। पढ़ा रहे हैं काम है तो क्या हो गया? वर्ब। और चाचा पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं? तो छात्र को। क्रिया का फल इस पे पड़ा, छात्र को, ये हो गया ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मालूम हो गया। अब पहले अंग्रेजी में हम इतना बना लेते हैं, सब्जेक्ट चाचा है, चाचा के लिए यहाँ लिख देंगे अंकल। अब लाना है वर्ब, तो सेंटेंस में वर्ब जो लाना है, टेंस के अनुसार वर्ब आएगा। टेंस पहले से क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो एवी लाना होगा प्लस एमबी आईएनजी लाना होगा। एवी के जगह एम इज आर में से चाचा जो सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके अनुसार एम इज आर में से यहाँ इज लाएंगे। एमबी आईएनजी यानी एमबी 4 जो लाना है पढ़ाना के लिए टीच, यहाँ लिखेंगे टीचिंग। अंकल इज टीचिंग, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट के जगह हिंदी में देखेंगे यहाँ छात्र दिया हुआ है, छात्र के लिए यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट। अंकल इज टीचिंग स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब आपको इस वाक्य में यहाँ देखना होगा कि हिंदी में जो सेंटेंस दिया है इसमें और क्या क्या चीज बचा हुआ है, क्या क्या चीज छूट रहा है। अब उस चीज पर दिमाग लगाना है। तो यहाँ छात्र से पहले उस है, अब यहाँ उस क्यों आया? तो कोई आदमी कह रहा है उस छात्र को, उस छात्र को, तो यहाँ उस वर्ड जो है छात्र को सूचित कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि यह उस जो है डिटरमाइन कर रहा है छात्र को। तो ये स्टूडेंट से पहले यहाँ डिटरमाइनर लाना है, दिस दैट दिस दोज में से सेलेक्ट करना है हमें। तो यहाँ दिस दैट दिस जो 4 में से एक लाना है, इसका फैसला होगा छात्र के अनुसार। छात्र सिंगुलर है, सिंगुलर है तो दिस चाहे दैट आएगा। अब देखिए छात्र सिंगुलर है तो दिस या दैट आएगा। अब दिस दैट में से क्या लाना है, इसके लिए ध्यान दीजिए। उस छात्र मतलब दूर का बोध हो रहा है, नजदीक रहता तो दिस लाते, यहाँ दूर का बोध हो रहा है इसलिए दूर के लिए दैट का यूज करेंगे। सेंटेंस में देखिए उस छात्र को मेरे चाचा अभी पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ चाचा के पहले मेरे, मेरे के बारे में ऐसे मैं जो पढ़ाता हूँ, प्रोनाउन चार्ट काफी इम्पोर्टेंट चार्ट है, मैं किसी दिन बता दूंगा आप लोगों को। उसमें मैं इस चीज को मेंशन करता हूँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लिख करके। ऐसे ग्रामर की बुक में आप देखेंगे तो ये चीज नहीं मिलेगा। कहा गया एवरी वन हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, हर आदमी का अपना अंदाज है। तो मैं अपने अंदाज में इस चीज को मेंशन करता हूँ। ऐसे आप लोगों को किताब के हिसाब से भी मैं बता दे रहा हूँ, बुकिश नॉलेज के हिसाब से। आप लोग बुक में देखेंगे कहीं पर पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर पॉजेसिव प्रोनाउन मिलेगा। मैं इसको मेंशन करता हूँ अपने अंदाज में फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। घबराना नहीं है आप लोग को, ठीक है। एक ही बात को बेटा कई जगहों पर अलग अलग तरीके से लोग व्यक्त कर दिए हैं और बच्चा इसी में कंफ्यूज होते रहता है। एक ही चीज को 4 जगह 4 बार पढ़ता है, रटता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के माइंड से ये बर्डन हटाया जाए, एक बार में ही इस तरह का कंसेप्ट दे दिया जाए कि उसी कंसेप्ट से वो चारों जगह बन जाए, 4 बार उसे पढ़ने की जरूरत न हो, ठीक है। तो अब यहाँ चाचा से पहले जो मेरे आया फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, अंकल से पहले यहाँ हम फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन यूज कर देंगे। मेरे के लिए यहाँ लग गया आई, माई, मी में से आई लाते हैं सब्जेक्ट के लिए, माई लाते हैं संबंध बताने के लिए और मी लाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ अंकल से पहले माई आ गया, संबंध बताना है इसलिए। अब इस वाक्य को पढ़ के जरा एक बार देखिए कि इसमें अब क्या छूट रहा है। एक चीज छूट रहा है। वंस अगेन वीडियो को पॉज करना और इस क्वेश्चन का जवाब देना, तब आगे देखना। इसमें एक चीज छूट रहा है अभी। नाउ आई वुड लाइक टू नो व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड अभी इन द गिवन सेंटेंस। इस वाक्य में जो अभी वर्ड का प्रयोग किया गया है, व्हाट इज दिस, क्या है ये?
जब आप पहले टाइप कर दें कमेंट में, उसके बाद वीडियो को आगे देखें, पॉज कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन मुझसे जानने से पहले आप क्या जानते हैं वो प्रतिक्रिया मुझे दे। अगर ठाकुर सर के साथ अच्छा संबंध बनाना है, टीचर स्टूडेंट का एक अच्छा रिलेशन कायम करना है तो ठीक है। अभी पढ़ा रहे हैं, इसमें अभी शब्द क्या है? तो अभी कोई कह रहा है कि मेरे चाचा पढ़ा रहे हैं। मेरे चाचा, ध्यान से सुनिए, समझिए, इसमें सेट कीजिए। मेरे चाचा पढ़ा रहे हैं। कब? अभी। यानी पढ़ाने का काम, पढ़ाने की क्रिया कब हो रही है? अभी। तो अभी शब्द बताया पढ़ाना के बारे में। और पढ़ाना क्या है? वर्ब। और शायद यह बात आपको पता हो, पहले से आप जानते हो कि क्रिया यानी वर्ब को जो क्वालिफाई करता है दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। इसलिए ये अभी जो शब्द है ये एडवर्ब, ठीक है। तो अब यहाँ माई अंकल इज टीचिंग दैट स्टूडेंट, अब एडवर्ब जो अभी आया है इसके लिए अंग्रेजी यहाँ लिख देंगे लास्ट में एडवर्ब। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, ये अभी जो वर्ड आया NOW, नाउ शब्द यहाँ हमने लिख दिया। नाउ आप में से अगर किसी के मन में अगर ख्याल आ रहा है कि अभी का अंग्रेजी नाउ ठाकुर सर ने लास्ट में लिखा है, क्या यही लिखेंगे या और भी कहीं लिख सकते हैं, तो इस बात को भी क्लियर कर लें। ये नाउ शब्द वाक्य के लास्ट में ले आए हैं, सही है। अगर आपकी इच्छा है तो आप यहाँ जो लिखे हैं माई अंकल, इससे पहले यानी सबसे पहले भी नाउ लिख सकते हैं, शुरू अंत कहीं भी ला सकते हैं। लेकिन सावधान, अगर सेंटेंस क्वेश्चन है, अगर सेंटेंस प्रश्न है, तब शुरू में नहीं आएगा, अंत में ही आएगा। ओके। अब इस वाक्य में एक चीज देख लेना है, नाउन है कि नहीं, आर्टिकल आएगा कि नहीं। तो यहाँ छात्र नाउन है और चाचा भी नाउन है। अब याद रखेंगे, छात्र के पहले उस डिटरमाइनर आ गया। अभी मैंने बताया है कि डिटरमाइनर आएगा तो आर्टिकल नहीं लाएंगे। और वही कंसेप्ट यहाँ भी याद रखिएगा, चाचा भी नाउन है, ये भी सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है। यहाँ चाचा से पहले जो मेरे है पॉजेसिव केस का प्रोनाउन, तो जिसको मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन। तो किसी भी नाउन से संबंध बताने अगर फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन आ जाएगा, वहां भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। कहने का मतलब ये वाक्य कंप्लीट हो चुका है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो मैंने अभी तक बताने की, समझाने की कोशिश किया है, शायद आप सब लोग समझ गए हो। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपकी संतुष्टि का परसेंटेज क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ योर सेटिस्फैक्शन? आई वुड लाइक टू नो। ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस क्लास में बस इतना ही। वीडियो लंबा होने की वजह से मैं इसको यहीं स्टॉप करता हूं। अब अगले वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।